मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक कारक के बारे में बताऊंगी। संप्रेषण मूलतः सामाजिक वस्तु है, अतः समाज उसका अनेक विधियों से उपयोग करता है। भाषा व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, अतः संप्रेषण का व्यक्तिक उपयोग भी संभव है। यदि प्रयोक्ता की दृष्टि से देखा जाए तो संप्रेषण का उपयोग है प्रायः 3 स्तरों पर किया जाता है। व्यक्ति स्वयं के लिए संप्रेषण का उपयोग कर सकता है, अथवा व्यक्ति और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के उपयोग हेतु संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं। और सामाजिक संदर्भों से जुड़ने के लिए व्यक्ति एवं समाज के मध्य तो प्रायः संप्रेषण का उपयोग ही होता है। मनोरंजन या स्वागत भाषण हेतु संप्रेषण का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तपस्वी, तांत्रिक एवं पुजारी भी अपनी आध्यात्मिक सिद्धि या अभीष्ट परिणाम प्राप्ति के लिए संप्रेषण का स्वयं व्यक्तिगत उपयोग करता है। व्यर्थ की कल्पना भी कम मनोरंजन नहीं होती। बच्चे की व्यर्थ किलकारियां तो संबद्ध श्रोता को भी आनंदित कर देती है। एकांत या अंधेरे के कारण उत्पन्न भय से निवृत्ति हेतु भी हम संप्रेषण का स्वयं प्रयोग करते हैं। ठंड के दिनों में प्राय स्नान के समय अनेक स्नानार्थियों को कंठ से संगीत फूट पड़ता है। अनेक लोग तीव्र गति से मंत्र पाठ करने लगते हैं। उक्त संगीत या मंत्र पाठ का मात्र उद्देश्य है शीतल जल के कारण उत्पन्न कष्ट का निवारण होता है। इस प्रकार संप्रेषण का व्यवहार में व्यक्तिगत उपयोग अकेलेपन के लिए भी होता है। कुछ लोग तो एकांत मार्ग पर कुछ गाने लगते हैं तथा स्वयं प्रश्नोत्तर कर वार्ता का ढोंग करते हैं या वार्तालाप कर अपना सफर यात्रा पूर्ण करते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति का संप्रेषणात्मक व्यवहार सामान्य रूप से सामाजिक व्यवहारों एवं संदर्भों की रक्षा हेतु होता है, किंतु कभी कभी दो व्यक्तियों के मध्य जहाँ स्वदेशी वार्तालाप होता है, वहीं एक वार्तालाप कभी कभी निरुद्देश्य भी होता है। क्रोध, खींच, असहमति प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति दूसरों से संप्रेषण में आबद्ध होता है। सामान्य शिष्टाचार के निर्वाह हेतु भी दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत संभव है। इसके अतिरिक्त सामान्य सूचना, आदेश, स्नेहालाप या प्रेमालाप, मंत्रणा एवं आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का प्रयोग एवं व्यवहार संभव है। संप्रेषण का उपयोग व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। सामाजिक दृष्टि से भाषा में चिंतन, आस्वादन, सूचना एवं प्रेरणा, एक दूसरे के प्रति विचार को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। चिंतन, ज्ञान विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, सभी का विकास चिंतन के माध्यम से ही हुआ है। धर्म, दर्शन और राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी चिंतन के ही प्रतिफल है। और व्यक्ति या समाज उक्त चिंतन में सहयोग संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त करता है। फिर है आस्वादन। साहित्य या संगीत का आस्वादन हम संप्रेषण के माध्यम से ही करते हैं। आस्वादन में रमणीय भाषा अपेक्षाकृत अधिक सहयोगिनी होती है। सृजनात्मक या रचनात्मक क्षणों में रमणीय भाषा का उपयोग आवश्यक हो जाता है। सूचना, इसी प्रकार संप्रेषण का सर्वाधिक उपयोग सूचना के लिए भी होता है। सूचना देना या प्राप्त करना संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। प्रेरणा, प्रेरणा को संप्रेषण का गत्यात्मक उपयोग कहा जाता है। आज के विज्ञापन के युग में तो इसी दृष्टि से संप्रेषण का अधिक उपयोग होने लगा है। वैसे साहित्य एवं संगीत के माध्यम से भी संप्रेषण का उपयोग प्रेरणा के लिए होता है। संप्रेषण का संबंध मानव मन, मस्तिष्क, समाज, संस्कृति एवं भाषा विशेष की भाषाई व्यवस्थाओं से है। अतः संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन हमें निम्नलिखित दृष्टि से किया गया है: मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, समाजशास्त्रीय दृष्टि से और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुसार संप्रेषण समस्त मानसिक क्रियाओं, मनोभावों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति का साधन है। संप्रेषण के माध्यम से समस्त मानसिक क्रियाएं घटित होती है। यही हमारा संकल्पनाओं के गठन
और कहा जाता है कि संप्रेषण का संबंध मानव व्यवहार से है। वक्ता तथा श्रोता, बोलने वाले सुनने वाले के संबंधित व्यवहार को वाक्य की संख्या दी है और यह स्पष्ट किया है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार संप्रेषण समस्त मानसिक शक्तियों, विचारों तथा भावों के विकास का आधार है। फिर नेक्स्ट है समाजशास्त्री दृष्टि से। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार संप्रेषण सामाजिक संगठन, सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक व्यवहार का एकमात्र साधन है। संप्रेषण का संबंध भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से है। इन सामाजिक संदर्भ में भी भाषाई प्रयोग, भाषाई दृष्टिकोण, उसके प्रयोगकर्ता, भाषा के प्रति उनका व्यवहार सम्मिलित है और संप्रेषण के द्वारा समाज का गठन तथा उसका विकास होता है। संस्कृति का विकास संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। संप्रेषण के अभाव में समाज और उसकी संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर है भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करता है और इसके अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। इन विचारधारा में भाषा के उच्चारित रूप, उसकी विविध व्यवस्थाओं और संप्रेषण के माध्यम पर विशेष बल दिया गया। और सभी दृष्टिकोणों से मूलभूत यह समानता है कि वो भाषा की समाज सापेक्षता तथा उसका संप्रेषण माध्यम रूप है। शिक्षण की दृष्टि से इन तीनों पक्षों का समाहार समन्वय आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को सीखने तथा सिखाने के मनोवैज्ञानिक, भाषा विज्ञान तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? छात्र। आज के बाद केंद्रीय शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं होता है। छात्र छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, आदतें या मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य। अध्यापकों को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, जो पाठ पढ़ रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तो पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं जुटा सके। अतः शिक्षण के उद्देश्य भी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में मैप के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मैप की भी व्यवस्था करनी है। एटलस है, मैप है, उसके बारे में भी हम छात्रों को ज्ञान दे सकते हैं। इसके प्रति भी हमें संप्रेषण कर सकते हैं। हम उनको मैप बता सकते हैं, कौन सा कहाँ देश है, कौन सा स्टेट है। इन सभी प्रकार की जानकारियों के पीछे भी हमारा संप्रेषण होता है। फिर है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषय पर उसका स्वामित्व, जो विषय पढ़ा रहा है उसके प्रति उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार, जब छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मीठी भाषा बोलनी चाहिए, ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। निष्पक्षता, चरित्र तथा उसकी योग्यता की छाप बालक पर पड़े बिना नहीं रहती है। जब शिक्षक होता है वह बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। विषय वस्तु का चयन, शिक्षार्थियों के लिए पठनीय एवं सरल पदों में क्रमबद्ध तरीके से संबद्ध विषय का अध्ययन शिक्षक को प्रभावी बनाता है। जब कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका छोटा रूप करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाना, विषय वस्तु को चयन करना। बालक रुचि के साथ विषय को समझते हैं। जब कोई टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसको बड़ा चैप्टर होते हुए भी उसको 3 पेज का चैप्टर है, उसको 1 पेज में ही उसको अच्छी तरह से समझा देता है तो वह उसको रुचि के साथ छात्र पढ़ेगा। इस प्रकार सीखने का वातावरण सर्जित होगा, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पाठ योजना का निर्माण। यदि शिक्षण संप्रेषण में सुव्यवस्थित रूप से पाठ योजना का निर्माण कर लिया जाता है तो वह प्रभावकारी होता है और उसमें शिक्षण संप्रेषण के उद्देश्य समाहित होते हैं। उचित शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। कुशल शिक्षक सदैव विषय, प्रकरण एवं कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। जब
मैथ्स टीचर होता है वह जो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें उसके फॉर्मूले सिखाता है, पहले लाभ हानि का है जो भी है फॉर्मूला सिखाता है, फिर उसके प्रति उसको समझाता है हमने ये फॉर्मूला इस मैथ्स के सम में काम आएगा। ये सभी उसकी उच्च शिक्षण विधि होनी चाहिए। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, एटलस, मैप, ये सभी सहायक सामग्री होनी चाहिए। फिर व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान, शिक्षक शिक्षण संप्रेषण के समय शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान, आदत, आकांक्षा आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। कक्षा का वातावरण, जिस कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया चल रही है तो उसका वातावरण भौतिक एवं सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। जो क्लासरूम हो उसका प्रकाशवान हो, वायु, ऊष्मा, सर्दी की उचित व्यवस्था हो, विद्यार्थियों में पारस्परिक मैत्री भाव होना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षक के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनका बालक एवं शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी सीखने का वातावरण सृजित होगा। जब टीचर और बच्चा दोनों का मानसिक अच्छा होगा, मानसिक स्तर अच्छा हो, उसको समझने की शक्ति भी अच्छी तीव्र गति से होगी। अब कोई मंद बुद्धि का बच्चा हो उसको पढ़ा लिया जाए तो वह नहीं समझेगा, कोई अंधा हो उनको हम पढ़ाएंगे तो भी नहीं सीखेगा, उनके लिए भी अलग टीचर्स की व्यवस्था होती है। फिर है सहसंबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण में अन्य विषयों से संबंध जोड़ते हुए यदि शिक्षण प्रदान किया जाता है तो बहुत प्रभाव उत्पादक होता है। सिखाने हेतु अभिप्रेरणा का प्रादुर्भाव शिक्षण का समूह प्रमुख उद्देश्य है कि सीखना इसी पर अवलंबित है। इसके लिए शिक्षक को उचित शिक्षण संप्रेषण हेतु अच्छी शिक्षण पद्धति, युक्ति विधि, सहायक सामग्री एवं विषय के सरल तत्वों का संप्रेषण करना आवश्यक है। और इसके साथ ही प्रबल इच्छा का भाव, आनंदमय अनुभूति, प्रतियोगिता एवं स्पर्धा, लगातार अभ्यास, सरल सामग्री का संप्रेषण और बालकों का पर्याप्त सहयोग भी शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। शिक्षक को समय एवं परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव उनका आश्रय लेना चाहिए। संप्रेषण की सीमाएं, संप्रेषण की सीमाओं में, संप्रेषण की प्रभावशालीता में संप्रेषण परिस्थितियों तथा वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। यदि कक्षा में पढ़ाते समय बिजली चली जाती है तो परेशानी होती है तथा संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस प्रकार यदि वातावरण शोर युक्त होगा तो संप्रेषण की प्रभावशीलता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी परिस्थितियों तथा तत्वों की गिनती की जा सकती है जो संप्रेषण में रुकावट डालती है अथवा संप्रेषण की सीमाएं प्रकट करती है। रुचि का अभाव, संप्रेषण तथा प्राप्तकर्ता इन दोनों में से यदि एक की भी रुचि संप्रेषण क्रिया में नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर उसको संप्रेषण नहीं दे सकते। संप्रेषण सामग्री की कमी, यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है अथवा योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण का प्रभाव भी रुक जाए। फिर नेक्स्ट है संप्रेषण माध्यम की कमियां। स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच संप्रेषण चालू रखने के लिए संप्रेषण माध्यम द्वारा प्रवाह का काम करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा अतः माध्यम की कमी में संप्रेषण में रुकावट हो सकती है। भाषा की कमी, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उनके संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता को उनकी समझ नहीं है तो फिर संप्रेषण का कार्य प्रारंभ भी कैसे हो पाएगा। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता समझ तो गया परंतु उसमें भाषा या संकेत योग्यता नहीं है तो वह अपने विचार आप तक नहीं पहुंचा सकता है। यही संप्रेषण का क्रम टूट जाएगा। फिर है प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां। इन सभी कमियों के अलावा संप्रेषणकर्ता संप्रेषण के समय किस शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से गुजर रहा है और इसका प्रभाव भी संप्रेषण में रुकावट खड़ी कर सकता है। वातावरण जन्य कमियां, जिस वातावरण में संप्रेषण क्रिया चल रही है वह वातावरण में मौसम की प्रतिकूलता जैसे अधिक गर्मी, वर्षा, ठंडा, आंधी, तूफान आदि संप्रेषण में बाधा डालते हैं। सुविधाओं का
अभाव, प्रकाश, वायु, पानी, बिजली, बैठने एवं खड़े होने के उचित स्थान का अभाव संप्रेषण में रुकावट डालते हैं। शोरगुल, संप्रेषण में भाग लेने वाले अन्य साथियों का असहयोग और आवश्यक उत्साह की कमी में भी संप्रेषण में रुकावट हो सकती है। संप्रेषण की बाधाएं एवं समस्या। पर्यावरणीय बाधा। विद्यालय के बाहर व्यावसायिक सिनेमा या रेडियो एवं टीवी के कार्यक्रम विद्यालय के अंदर हो रही कक्षा कक्ष की संचार प्रक्रिया से अधिक मनोरंजक एवं विविध होते हैं। अतः प्रायः विद्यालय के बाहर इन कार्यक्रमों को देखने हेतु विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से अनुपस्थित होकर बाहर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा उपन्यास और कहानी पढ़ने में अधिक रुचि। अत्यधिक मौखिक वार्ता। कक्षा में शिक्षक जब शिक्षक के नाम अत्यधिक वार्ता विषय से हटकर करते हैं तब भी विद्यार्थियों की रुचि कम हो जाती है। जो छात्र भाषा में प्रवीण नहीं होते वे शिक्षक की अति मौखिकता से कुछ नहीं सीख पाते। अतः शिक्षक को अधिक मौखिक वार्ता की अपेक्षा चित्र, पोस्टर आदि के माध्यम से अपनी बात को समझाना चाहिए। संदर्भित भ्रामकता। शिक्षण प्रक्रिया में अपने विचार, संप्रत्यय या प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शब्द कभी कभी भ्रामकता पैदा करते हैं अथवा शिक्षक द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त शब्द विद्यार्थियों को वांछित विचार समझाने में सहायक होते हैं। जबकि कभी कभी भ्रामकता उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। गणित का अध्ययन कराते समय शिक्षक यदि इतिहास की गाथाओं का वर्णन करे तो भी बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। दिवा स्वप्न। शिक्षण की संचार प्रक्रिया में अन्य बातों की अपेक्षा दिवा स्वप्न भी भ्रामकता उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि कक्षागत संचार प्रक्रिया अरुचिपूर्ण या नीरस हो तो विद्यार्थी अपने बोधकालीन या भावी मनोरंजन अनुभव के काल्पनिक विचारों में लीन हो जाते हैं। सीमित बोध। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब विद्यार्थी के समूह शिक्षक द्वारा अनेक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह उनमें से एक या दो तथ्यों को ही ग्रहण कर पाता है। यदि शिक्षक इसमें देखने एवं सुनने की तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षा द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहित करे तो ये समस्या दूर हो सकती है। फिर शारीरिक असुविधा। शिक्षण अधिगम की संचार प्रक्रिया में यदि शारीरिक असुविधा हो रही है तो भी संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। असुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, शुद्ध वायु का न होना आदि असुविधाओं के कारण भी विद्यार्थी की शिक्षा प्रक्रिया में रुचि एवं ध्यान नहीं रह पाता है। कक्षा यदि सीलन युक्त एवं प्रकाश की कमी वाला है तो विद्यार्थियों को ध्यान पढ़ने की अपेक्षा बाहर ही अधिक रहेगा। संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का समाधान। संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का समाधान में शारीरिक बाधाओं के निराकरण हेतु यदि कक्षा में बैठने की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तो यह व्यवस्था प्रदान करना, श्रव्यता एवं दृश्यता की उचित व्यवस्था करना, दृश्य एवं श्रव्य बाधाओं को कम करना तथा पर्यावरण संबंधी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे संप्रेषण प्रभावी बनेगा। भाषाई बाधाओं के निराकरण हेतु शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में विषय में पृथक वार्ता से बचना चाहिए। चित्रात्मक संकेत, चिन्हों के प्रयोग से व्याख्या करनी चाहिए। पाठ संकेत, नोट्स या विषय से संबंधित अन्य संदर्भ सामग्री भी विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। शिक्षक को स्वयं भी पाठ्य सामग्री का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए ताकि संप्रेषण प्रभावी तथा ग्राहक बन सके। फिर है नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक बाधाओं के निराकरण हेतु विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक को रोचक रूप से पाठ्य सामग्री को बताना चाहिए तथा उसे अभिप्रेरणा देनी चाहिए। और जितना अधिक अध्यापक प्रेरित करेगा विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया उतनी सरल होगी। रोचक, द्रव्य, श्रव्य चित्रों के माध्यम से शिक्षण कराना चाहिए। स्वयं शिक्षक की मनोवैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर को ध्यान में रखकर उन्हें प्रेरित कर सके। उनको कोई भी टॉपिक हो तो उनको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमें उसको संप्रेषण करना चाहिए तो बच्चा वो जल्दी सीखेगा। फिर है पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं के निराकरण हेतु विद्यार्थी की पृष्ठभूमि भी शिक्षक को समझनी चाहिए
कि विद्यार्थी क्या पढ़ना चाह रहा है, किस बारे में उसको ज्ञान देना चाहिए, उसके परिवार का वातावरण, परिवार की कठिनाइयाँ, माता पिता को उत्साहित तथा निरुत्साहित करना। जब किसी छात्र का परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो वह पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको पढ़ाई के प्रति रुचि कम पैदा होगी। किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चा भी उस पर ज़्यादा होगा, तो वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको हम उत्साहवर्धन करें, परिवार की कठिनाइयों को जाने, परिवार में क्या कठिनाइयाँ हैं, आर्थिक स्थिति से है, किस चीज़ की कठिनाइयाँ हैं, जो माता पिता से संपर्क कर हमें उनके परिवार की कठिनाइयों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करना, माता पिता को उत्साहित करना पढ़ाई के लिए। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है और पढ़ाई के प्रति इच्छुक नहीं है, तो पढ़ाई के पीछे उसका उद्देश्य नहीं जानता है, तो माता पिता को घर जाकर उत्साहित करना आदि भी शिक्षक को समझना आवश्यक है, जिससे वह विद्यार्थी को शिक्षण एवं अधिगम संप्रेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करेगा। जिससे अगर कोई भी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको जाकर बताना, अगर बच्चा पढ़ लेगा तो क्या होगा, तो इससे संप्रेषण अच्छा होगा। शिक्षक को विभिन्न विधियाँ, स्वयं की बातें, अनुभव से प्रेरित करना, किसी भी वीर एवं साहसी व्यक्ति की कहानी के माध्यम से प्रेरित करना, किसी को छात्र को कोई भी कहानी बताना जो गरीब परिवार से व्यक्ति जो गरीब परिवार से व्यक्ति की परवरिश होती है, वह पढ़ाई के प्रति अच्छा होगा तो वह आगे जाकर बड़ा होकर अच्छे पोस्ट पे भी वह बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई भी अपना अधिकारी पोस्ट में भी बन सकता है। बहुत से पेपरों में भी आता है जिसके पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिनको पढ़ाई के प्रति फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको ट्यूशन नहीं मिलते हैं, पैसों की कमियों के कारण वह ट्यूशन नहीं करा पाते हैं, बहुत सी बुक्स नहीं ले पाते हैं, तो भी वह मेरिट में आते हैं बहुत से बच्चे। इसके प्रति उनको बताना, कहानी के माध्यम से उनको संप्रेषण करके बच्चों को ज्ञान के प्रति उत्साहित करना, ये सभी उनके अंतर्गत आते हैं। फिर है स्वयं की बातें, अनुभव से प्रेरित कराना, अपन आज जहाँ पर है वह किस तरीके से हमने क्या मेहनत की, कहाँ तक आए, ये बच्चों को प्रेरित करना, पढ़ाई अनुभव कराना। किसी भी वीर एवं साहसी व्यक्ति, कोई वीर है जो आगे बढ़ रहा है, उसके प्रति हमें उस कहानी का माध्यम से संप्रेषण प्रेरित करना। अन्य तरीके से भी विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण बनाए रख सकते हैं और यह व्यवहार उनकी योग्यता का ही प्रतीक होता है। आदर्श व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होता है जो कि परिस्थिति जन्य एवं सर्वोत्तम माना जाता है। एक बालक शिक्षक के क्रोधित होने की स्थिति में शांत होता है। अगर कोई शिक्षक क्रोधित होता है, उसको गुस्सा ही आता रहता है, तो बालक के प्रति उसका संप्रेषण अच्छी तरह से नहीं होगा। बच्चा शांत रहेगा, उसके प्रति जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो दबा रहेगा। या मैं टीचर्स के शिक्षक के प्रति अगर ये क्वेश्चन आंसर पूछूंगा तो वह मुझे डांट देगा, तो वह भी उसका संप्रेषण सही नहीं होगा। इसके बाद जो शांत होने पर वह शिक्षक को वास्तविक से अवगत करा देता है। इसी प्रकार अपने दूसरे साथी के व्यवहार की उत्तेजना को अपने प्रेमपूर्ण उपयोगी शब्दों से शांत कर देगा। इस प्रकार व्यवहार एक आदर्श व्यवहार और सर्वोत्तम माना जाता है। महात्मा गांधी का व्यवहार एवं आदर्श एवं सर्वोत्तम व्यवहार का उदाहरण माना जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने देश के लिए क्या क्या लड़े, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, उन्होंने फॉरेन गए, उन्होंने फॉरेन क्यों गए, उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने कितनी मेहनत की अपने देश के गुलामी से मुक्त कराने में, ये सभी सर्वोत्तम व्यवहार का उदाहरण माना गया। विद्यालय में अनेक महापुरुषों के कार्य और व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में छात्रों को बताना। अनेक महापुरुष जिन्होंने हमारे देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए, जो समाज सेवी हैं, जो समाज में अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाए, उनके लिए महापुरुषों को बताना, उनके चित्र अपने क्लासरूम में लगाना, अलग अलग
महापुरुषों के हम चित्रों के हिसाब से भी बच्चों को अवगत करा सकते हैं कि ये महात्मा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, स्वामी राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, ये एनी बेसेंट है। इन सभी के चित्र के माध्यम से हमारा संप्रेषण अच्छा होगा। फिर है वे उन महापुरुषों का अनुकरण करके अपने व्यवहार को आदर्श प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक को भी छात्रों के समक्ष आदर्श व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। छात्र शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक को व्यक्तिगत विकास के लिए छात्रों को समय समय पर व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श प्रदान करना चाहिए। जब शिक्षक छात्रों को समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वह पर्सनल फ़ोन करके भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा संप्रेषण अच्छा होगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र द्वारा शिक्षक के समक्ष अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। छात्र अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो शिक्षक के पास उसको प्रस्तुत करता है और शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षक द्वारा छात्र की योग्यता और रुचियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। छात्र की समस्याओं के समाधान हेतु उनका निर्देश परामर्श प्रस्तुत किया जाता है। परामर्श एवं निर्देशन की प्रक्रिया द्वारा एक और छात्रों की समस्याओं का समाधान संभव किया जाता है, दूसरी ओर छात्रों का व्यक्तिगत विकास संभव होता है। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास समग्र रूप से किया जा सकता है, भले ही वे क्षमता किसी भी क्षेत्र से संबंधित। शिक्षक का दायित्व है अपने छात्र का सर्वांगीण विकास करना। हर शिक्षक का क्या उद्देश्य है? अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको अच्छे ज्ञान देना, उनको पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करना, उनका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट के प्रति उनको उत्साहित करना, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनके प्रति कमांड रखना, ये सभी उनके सर्वांगीण विकास में आया। इसके लिए उसको प्रत्येक क्षेत्र में अपने छात्र का सहयोग करना पड़ता है एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अगर छात्र के पास बुक्स नहीं है तो शिक्षक उनको बुक्स देगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। एक शिक्षक द्वारा सुविधाता के रूप में जब कार्य संपन्न किया जाता है तो वह छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक, विद्यालय एवं व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। उनकी जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ होती है तो भी दूर करता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वह अनेक नवीन विधियों को खोजने का प्रयास करता है। जब बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हर टीचर्स उसकी नवीन विधियों को खोजने का प्रयास करता है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो और अपने घर की स्थिति अच्छी नहीं हो तो उनको पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करके उनको बुक्स दिलाता है। और जो भी अगर कोई बच्चा उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड है और पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो भी वह घर जाकर उनको उनकी समस्याओं का समाधान करके बच्चों को, छात्रों को पढ़ाता है, फिर उनका सर्वांगीण विकास करता है। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा फीस देने में भी असमर्थ है तो उनको छात्रवृत्ति दिलाता है। ये सभी शिक्षक अपने बच्चों के प्रति काम करने में तत्पर होते हैं। नवीन विधियों को खोजना, किस तरीके से उनको पढ़ाना, जैसे कोई टीचर्स ज्योग्राफी का है, सोशल स्टडीज़ का है तो उनको ग्लोब के बारे में, नक्शे के बारे में, उनके ज्योग्राफी में मैप रिलेटिव, ग्लोब रिलेटिव जो भी है उनके प्रति उनको ज्ञान देना। बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो उनको आगे मोटिवेट करना, 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेनी है उनको मार्गदर्शन देना। अगर कोई बायोलॉजी लेना चाहता है, बच्चा इंटरेस्टेड है और वो पढ़ाई में अच्छा है तो उनको अपन आगे से ये भी बोल सकते हैं कि भी तू आगे डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा। मैथ्स में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो अपन ये भी इंजीनियर, IAS RS की तैयारी। इस प्रकार हर प्रकार की जानकारियाँ एक टीचर्स अपने बच्चों को दे सकता है और उनका सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस प्रकार हमने संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक कारक के बारे में पढ़े।
फिर संप्रेषण की बाधाएं, उनकी क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में पढ़े। फिर संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का हम समाधान कैसे करें, इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा। थैंक यू।